सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल? दिस साइड वर्क। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एक हफ्ते बाद एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? इकोनॉमिक्स कैसी है? फिर टफ है, इजी है? बताइए बताइए। तो ऐसा है कि मेरा भी पिछले साल एग्जाम हुआ था इको का। मेरे पास थे तकरीबन 3-4 दिन थे तैयारी के लिए, तो मैंने उनको बढ़िया एडजस्ट कर लिया था। तो सब प्लानिंग किया है। अगर आप अच्छे से प्लान करके चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन, आपका ओवरव्यू सब अच्छा जाएगा। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे कैसे प्लानिंग करी थी और आपको कैसे कैसे करनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक हफ्ता, एक वीक ही है एग्जाम में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है टी आर जैन। आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं? संदीप करके टी आर जैन मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट अपना पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो आपको स्टेटमेंट देके बोल देंगे कि बताइए ये फाइनल है इंटरमीडिएट है। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। और व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब है, ये फालतू का है इस चैप्टर में। ये आप ओवरव्यू ले जाना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अपना आता है स्टॉक्स एंड फ्लो। ये बहुत जरूरी है, ये करना ही करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है और ये फ्री के मार्क्स है बिल्कुल ही। आप सभी को पता है स्टॉक और फ्लो क्या होता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्लो है जो एक टाइम पीरियड के ओवर कैलकुलेट किया जाता है, और स्टॉक होता है जो एक पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है और ये आपको 3-4 नंबर पक्के देके जाएगा। उसके बाद है अपना ये रियल फ्लोज, मनी फ्लोज, उसी में आता है। और हाँ, इसके बाद में ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल जरूर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि क्या 3 स्टेजेस होते हैं। आपको 3 स्टेजेस अच्छे से समझनी है। इस चैप्टर में तो हमने क्या देखा कि 3 चीज़ें हैं जरूरी। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के बाद अपना स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे ना, तो इस चैप्टर में से आपके फुल मार्क्स हैं। सच्ची का अपना नेक्स्ट चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आपको वो जो 3 मेथड्स है वो अच्छे से आने चाहिए। और एक बात और याद रखना कि तीनों से आंसर हमेशा सेम आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक ये 3 चीज़ें, और वो जो जी से एन पे जाना, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाना, वो 3 चीज़ें वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, वरना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसमें से न्यूमेरिकल ही आना है। और एक और बात, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस और उनका मीनिंग, ये अच्छे से कर जाना। और एंड में क्या था? एंड में वो था कि लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। बस सेपरेट यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं आना, सिर्फ आपको मनी का मीनिंग और टाइप्स ऑफ मनी पता होना चाहिए, और कुछ उस चैप्टर में से करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपनी बैंकिंग की तरफ। तो बैंकिंग में सबसे पहले आपको बैंकिंग का कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद सीआरआर क्रेडिट मल्टीप्लायर जरूर करना है। उसके बाद सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। सेंट्रल बैंक के 3-4 फंक्शन है मेन, और सबसे मेन है एक बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स और एक अपना है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये तो 2 अल्टीमेट फंक्शन है जो आपको आने चाहिए, और जो बाकी के 5 फंक्शन है वो भी आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। उसके बाद हमारा है ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। आपको उनका अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर में से आगे कुछ भी नहीं आता। हमारी नेक्स्ट यूनिट है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड वाली। वो यूनिट बिल्कुल ही लपटू यूनिट है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें। तो सबसे पहले उसमें क्या आपने क्या जो आपका चैप्टर 7 है उसमें आपने क्या करना है? एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है वही वाला, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई वाला। सेविंग फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आएगा। ये सबसे इजी पार्ट है पूरे सिलेबस का। मैं करोगे अगर इसमें से नंबर कटवा के है ना, तो तुम वहाँ समझो कुछ। उसके बाद है वो एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल आना ही आना है। इस चैप्टर में से इनफ है इतना। नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम वाला। तो मैं उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि पहले तो ये कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होता है। इक्विलिब्रियम तब स्ट्राइक होता है जब एडी इज इक्वल टू एएस होता है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 है। एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसका फॉर्मूला। और सेकंड चीज़ वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एडी इज मोर देन एएस, एएस इज मोर देन एडी, वो कैसे एडजस्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी यही पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एडी एएस ज़्यादा है कम है, इनको कैसे एडजस्ट करना है, इनका मैकेनिज्म बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा आंसर लिखा जाता है। आप एक बार बुक से ओवरव्यू ले जाना। इसमें कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टीआर जाना है तो उसमें बिल्कुल साफ बता रखा होगा। जिनके पास संदीप गर्ग है वो टीआर जान रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायग्राम्स वगैरह हैं, डायग्राम्स की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल एडी एएस का मैकेनिज्म थ्योरेटिकली लिख के आना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पे। एक्सेस सप्लाई, डेफिशिएंट सप्लाई, एक्सेस डिमांड। तो ये डेफिशिएंट डिमांड, ये आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। कब होता है? जब इन्फ्लेशन होती है डिमांड ज़्यादा होगी, जब डिफ्लेशन होती है सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से। ठीक है।
और उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता होनी चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जब एडीए से ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगी, जब एडीए से कम होगी तो डिफ्लेशन होगी, खत्म है। उसके बाद उसके इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, बुक में लिख रखी है, बिल्कुल सिंपल लिख रखी है। उसका ऑल्टरनेटिव होती है, अगर आपने एडी एक्सेस में याद कर ली तो आपको डेफिशिएंट डिमांड की अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उसमें उल्टा चलना होता है और कुछ भी नहीं होता। तो हमारी यहाँ पे यूनिट्स खत्म होती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट गेनिंग चैप्टर ऑफ द सिलेबस, गवर्नमेंट बजट। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उनमें क्या डिफरेंस है, वो क्या होते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, उन्होंने एक सर्किट डायग्राम दिया था, कुछ भी नहीं करा था, उन्होंने टाइप एक्सपेंडिचर दे दिया अलग अलग तरह के। उन्होंने साफ बोल दिया कि पहले तो इनके रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हमें ये बताइए, और अब इनको रिकॉग्नाइज करिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो उसके बाद फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो तो मस्ट है, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स कह लीजिए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये 6-7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जीडीपी ग्रोथ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एससीजीज वगैरह इसमें अल्टरनेटिव टर्म्स बहुत यूज होती हैं, जैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लिए भी एक और अल्टरनेटिव टर्म यूज होती है, वो संदीप करके मेंशन है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में और कुछ भी खास नहीं है। और टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स देख जाना, फिजिकल डेफिसिट होता है, जो बजट डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है, एमसीक्यू होता है, एक मार्क्स का, बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा ट्रिकी होगा, बहुत आपको सिंपल लगेगा, आप गलती कराओगे, इसलिए ध्यान से करना। गाइस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसमें आप देख लीजिए, आप लोगों ने क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन जरूर करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आता है। और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कब होता है, सबको पता है, जब सप्लाई और डिमांड एक्सचेंज रेट की, फॉरेन एक्सचेंज की सेम होगी तब होगा। उसके बाद मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, ये द मोस्ट स्टार कर लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग रेट के बारे में, वो पूछेंगे। उसके बाद कुछ खास नहीं है, वो ये है कि इंपोर्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट्स का पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा हो रहा है, और इसमें से कुछ भी नहीं पूछेंगे, चिंता मत कीजिए, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर सिलेबस का, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें आपने क्या करना है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग करना है, और उसके बाद आपको अच्छे से पता होना चाहिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। करंट अकाउंट में आगे वो किया हुआ है, उसको भी सब पार्ट्स में उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ करंट अकाउंट, इनविजिबल, इसमें आते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर्स। ध्यान रखना, नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम, करंट ट्रांसफर्स, फैक्टर सर्विसेज नहीं आते, इनविजिबल्स का पार्ट नहीं होते। ठीक है जी। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स क्या होता है वो याद रखना, मर्चेंटाइज ट्रेड, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। उसके बाद होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कंपोनेंट्स में आ जाता है बोरिंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेप्ट, खत्म। उसके बाद बीओपी का इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पेमेंट साइड रिसिप्ट साइड के इक्वल हो, जो कि बिल्कुल ये एक फिक्शनल वो है मोमेंट, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। और ज़्यादातर 100 हमेशा आज तक बीओपी का बैलेंस नेगेटिव आता रहा है, डेफिसिट बैलेंस आता रहा है, हमेशा हमारी पेमेंट ज़्यादा होती है हमारे रिसीट से। ठीक है। तो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये पेपर में आना ही आना है, मेरे से लिखवा के ले लीजिए, ये 3 से 4 नंबर का आने ही आना है। आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम बीओपी में डिफरेंस कॉज करती हैं और कौन सी बीओपी के डिफरेंस के कारण बनाई जाती हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कि कैसे आपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करनी है मैक्रो के लिए स्पेसिफिकली। ये सिर्फ वीडियो मैक्रो के लिए है, इसमें हम सिर्फ मैक्रो के बारे में बताएंगे। कल एक और वीडियो आएगी, उसमें हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले कि हमने पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ध्यान रखना 3 घंटे का पेपर होगा। आपने ये नहीं सोचना मैंने 1.5 घंटा मैक्रो को देना है, 1.5 घंटा आपने उसको देना है इंडियन इकोनॉमी को, बिल्कुल भी मत सोचना। घर पे सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और मैक्रो को सैम्पल पेपर आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर आपका 1 घंटे में सैम्पल पेपर नहीं हो रहा तो आप समझ लेना आप पेपर में डिले करोगे, आपका 1.5 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट होगा। कम से कम आपका सैम्पल पेपर घर पे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्रो में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। इंडियन इकोनॉमी में होता है, थोड़ी लेंथ चाहिए होती है, थोड़ी लॉन्ग राइटिंग चाहिए होती है। इसमें सिर्फ आपने पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल मीनिंग वाली चीज़ें लिखनी है, अंडरस्टैंड कुछ आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना। तो ऐसा करेंगे, पहले 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे 30 नंबर की थ्योरी होगी, जो वो आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मुला जरूर लिखना है, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स करने हैं। ऐसा नहीं है दोस्त आपको सिंपल मल्टीप्लायर का बता रखा है, सीधा जी ये तो बहुत ईजी है, सीधा चाट दो, एक लाइन में मुका दो, टीचर अपने आप समझेगा। टीचर बेवकूफ़ है, टीचर उसको कुछ नहीं आता, उसको आपने बता के आना है कि कैसे करना है और कैसे नहीं, वो बिल्कुल अनजान है। तो ठीक है, मैक्रो में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एटलीस्ट आप डेली का एक सैम्पल पेपर मैक्रो को कोशिश करिए सॉल्व करने का 1 घंटे में, 1 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं। अगर 1 मिनट भी ऊपर हो रहा है ना तो आप गलत जा रहे हैं। अगर आप 40 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं ना, और आपके 35 से अबव आ रहे हैं मैक्रो में, मैं गारंटी देता हूँ आपके पेपर में 38 प्लस जाएंगे ही जाएंगे।
बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे लास्ट ईयर पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लास्ट ईयर मैक्रो में 40 में से 40 मार्क्स आए थे। मेरे 3 मार्क्स कम हुए थे, वो इंडियन इकोनॉमी में कम हुए थे, वो मैं गड़बड़ कर दी थी क्वेश्चन में। तो मैक्रो तो मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है। मैक्रो में तो आपके 40 में से 40 आने ही चाहिए। अगर आपके मैक्रो में 40 में से 40 आएंगे तब जाके आपके 95 प्लस बनेंगे मार्क्स। अगर आप मैक्रो में ही मार्क्स कटवा दोगे तो भूल जाना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत हार्ड है। वो आपको थ्योरेटिकली नहीं देते इतने मार्क्स। मैक्रो होते हैं बिल्कुल लॉजिकल टर्म, बिल्कुल लॉजिकल। अगर आपको पता है आप लॉजिकली सब कुछ बढ़िया लिख देंगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता फुल मार्क्स स्कोर करने से। बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी मत घबराना। ये क्या डिफरेंट चीज़ आ गई, ये क्या हो गया, ये पेपर में क्वेश्चन कैसा आ गया, कोई जनरल क्वेश्चन आ गया। तो आपने ये नहीं सोचना है तो सिलेबस में था ही नहीं भाई। आपने देखना है कि क्वेश्चन है क्या। अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन क्या है तो आप ये देखिए क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, वो आपसे पूछ क्या रहा है। जब आप ये ध्यान देंगे ना कि वो आपसे मांग क्या रहा है, आपका दिमाग चलेगा और आप कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे कि वो क्या मांग रहा है। चाहे अपनी तरफ से थोड़ा लॉजिकल होकर लिख के आना, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया। तो आपके गारंटेड है 4 में से 2.5 से 3 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो